News 18 इंडिया। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास राष्ट्रीय स्तर पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। हमारे इन साथियों के लिए भी सरकार देश भर में एग्जीबिशन से जुड़ी व्यवस्थाएं बना रही है। साथियों, एक स्थिर और दूरगामी नीतियां बनाने वाली सरकार का सकारात्मक प्रभाव इस सेक्टर की ग्रोथ पर साफ देखा जा सकता है। 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। आज ये 12 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। पिछले 10 साल में भारत यार्न प्रोडक्शन, फैब्रिक प्रोडक्शन और एप्रेल प्रोडक्शन तीनों में ही 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का जोर इस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। 2014 के बाद से ऐसो 380 के करीब BIS स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर रहे हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2014 के पहले के 10 वर्ष में जितना FDI आया था, उससे लगभग 2 गुना FDI इस सेक्टर में हमारी सरकार के 10 साल में आया है। साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को हमने देखा है और इससे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप सभी क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने कोविड के दौरान अनुभव किया है। जब देश और दुनिया PPE किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी, तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। सरकार और टेक्सटाइल सेक्टर ने मिलकर पूरी सप्लाई चेन को एकजुट कर दिया। रिकॉर्ड समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पर्याप्त मास्क और किट पहुंचाए। मुझे विश्वास है कि हम भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। आपको जो भी सहयोग चाहिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इसमें तो ताली बजनी चाहिए ना भाई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी, आपके जो भी एसोसिएशन हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उनको भी एक पूरी तरह एक जोड़ करके कैसे बनाया जा सके। वरना क्या होता है, एक सेक्टर का लोग आता है, वो अपनी मुसीबत बता करके रोना रो करके सरकार के गुल लेके भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो कहता है ये चाहिए। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आप लोगों की तरफ से आती है, तो एक को मदद करती है तो दूसरे को घाटे में डाल देती है।
अगर आप सब मिलकर के कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है और मैं चाहता हूं कि आपने इस पर सोचना चाहिए। दूसरा, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं हम उन बदलावों में सदियों से आगे हैं। जैसे पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो खाने में भी बैक टू बेसिक पर जा रहा है, वो रहन सहन में बैक टू बेसिक पर जा रहा है और इसलिए वो कपड़ों में भी बैक टू बेसिक की तरफ जा रहा है। वो 50 बार सोचता है कि मैं जो कपड़े पहनूंगा उस पर किस केमिकल वाला कलर है, उसको टेंशन दे देता है। वो चाहता है क्या नेचुरल कलर का बना हुआ कपड़ा मिल सकता है क्या। उसको लगता है नेचुरल कलर में बनाया गया कपास और उसमें से बना हुआ धागा कोई भी प्रकार का कलर न लगाए हुए मुझे मिल सकता है क्या। यानी दुनिया बहुत अलग मार्केट है, अलग मांग है। हम क्या करते हैं कि भारत स्वयं में इतना बड़ा मार्केट है, भले ही लोग कपड़ों की साइज छोटी मोटी करते रहते हो लेकिन फिर भी मार्केट तो बड़ा है ही है, 2-3 इंच कम हो जाएगा। और इसलिए बाहर देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये साइकी जो है ना, भारत में इतना बड़ा मार्केट है, मुझे क्या जरूरत है, मेहरबानी करके आज के इस एग्जीबिशन के बाद उससे बाहर निकलिए। क्या आप में से किसी ने स्टडी किया है अफ्रीकन मार्केट में किस प्रकार का कपड़ा चाहिए, किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, किस प्रकार का साइज चाहिए? हम नहीं करते। वहां से किसी ने मंगवाया, ऑर्डर दे दिया, कर दिया, अलग बात है। मुझे याद है अफ्रीका के लोगों को जो कपड़े पहनते हैं तो थोड़ी चौड़ाई कपड़े की ज्यादा चाहिए। हमारे यहां जो चौड़ाई होती है वो हमारे लोगों के साइज पे होती है, तो हमारा तो कुर्ता बन जाएगा लेकिन उनका नहीं बनता है। तो हमारे सुरेंद्रनगर के एक व्यक्ति ने उस पर कोशिश की और उसने, वो हाथ से बनाता था, कपड़ा बुनकर था, उसने अपना साइज बड़ा किया और बड़ी बीथ वाली उसने कपड़ा बनाना शुरू किया और उस पर पेंटिंग भी उन लोगों को जैसे रंग भांति भांति के कलर चाहिए थे उसने किया। आपको हैरान होगा, अफ्रीका के मार्केट में उसका कपड़ा बहुत पसंद, क्योंकि बीच में सिलाई की जरूरत नहीं थी, एक जगह पर सिर्फ सिलाई कर दी, उसके कपड़े बन जाते थे। अब ये थोड़ी रिसर्च करें। मैं अभी एक एग्जीबिशन देख रहा था, मैंने कहा दुनिया में, पूरे यूरोप में जिप्सी समाज बिखरा हुआ है। आप अगर जिप्सी के लोग जो कपड़े पहनते हैं उसको बारीकी से देखेंगे तो हमारे यहां नेचुरल कोर्स में जो पहाड़ों में पहने जाने वाले कपड़े हैं या हमारे यहां राजस्थान के, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में करीब करीब उससे मिलते जुलते हैं। उनकी कलर की चॉइस भी वैसे ही है। क्या कभी किसी ने कोशिश करके जिप्सी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कपड़े बना करके बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए सोचा है क्या?